और चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। तो देश भर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में उत्तराखंड में शुक्रवार को कांग्रेस धरना देगी। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में धरने का कार्यक्रम तय किया गया है, जिसके लिए प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी है। तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में सोनिया गांधी जी के आह्वान पर 11 जून को पूरे देश के अंदर पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में पेट्रोल पंपों के बाहर कांग्रेस जन धरना प्रदर्शन करने का काम किया। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जब देश के अंदर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हुए, एक बात बड़ी पुरजोर से कही कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम महंगाई भी कम करेंगे और पेट्रोल डीजल के दाम भी कम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के आह्वान पर 11 जून को पूरे देश के अंदर पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में पेट्रोल पंपों के बाहर कांग्रेस जन धरना प्रदर्शन करने का काम किया। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जब देश के अंदर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हुए, एक बात बड़ी पुरजोर से कही कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम महंगाई भी कम करेंगे और पेट्रोल डीजल के दाम भी कम करेंगे। तो कांग्रेस धरना प्रदर्शन देगी बढ़ती महंगाई को लेकर। फहीम तनहा जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। फहीम, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि 11 तारीख को बढ़ती महंगाई के, खासकर पेट्रोल डीजल में के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है, उस दाम बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। क्या कुछ तैयारी है? देखिए, कांग्रेस ने अपने इस धरने प्रदर्शन को लेकर के पूरे 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में निर्देश जारी किए हैं और सभी जो विधानसभा इनके प्रभारी हैं उनको जिम्मेदारी दी है। और मुख्य जो प्रदर्शन होगा वो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में देहरादून में होगा और देहरादून में अलग अलग जगहों पर टीमें जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो पेट्रोल पंपों पर धरना देकर प्रदर्शन कर सके। मुख्य तौर पर यही कांग्रेस का कहना है कि कोरोना काल में भी 45 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है और ऐसे में एक तो कोरोना की मार जनता पर है, दूसरा पेट्रोल पदार्थों की पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उसकी भी दोगुनी मार पड़ रही है। तो लिहाजा इसको लेकर के कांग्रेस प्रदर्शन की जा रही है। बिल्कुल। क्या पूरा उत्तराखंड में धरना दिया जाएगा? बिल्कुल, 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में ये पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के धरना देने की तैयारी कांग्रेस ने की है और सभी को आज इसकी रणनीति को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक की प्रदेश पदाधिकारियों के साथ और उसके बाद सभी जिलों को और विधानसभा के जो प्रभारी हैं कांग्रेस के संगठन उनको इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ सतपाल महाराज के बयान पर तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर सियासत भी लगातार जारी है। कांग्रेस ने एक बार फिर से बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि अगर हम सत्ता में लौटे तो देवस्थानम बोर्ड को भंग करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। देवस्थानम पर दंगल जारी, महाराज के बयान पर बवाल, सरकार तीर्थ पुरोहितों के बीच बढ़ा टकराव, पुरोहितों को मिला कांग्रेस का साथ, कांग्रेस ने खेला नया दांव, सत्ता में लौटे तो भंग होगा बोर्ड, सत्ता की भेंट चढ़ जाएगा देवस्थानम बोर्ड। क्या मंत्री सतपाल महाराज विवादों के महाराज बन रहे हैं? धर्म एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने 4 धाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर आखिर क्यों कहा कि अभी बोर्ड को लेकर कोई पुनर्विचार नहीं हो रहा, जबकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा था 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर सरकार पुनर्विचार करेगी। तो क्या मंत्री सतपाल महाराज का 4 धाम देवस्थानम बोर्ड के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है? ये ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो हाल ही में मंत्री सतपाल महाराज के देवस्थानम बोर्ड को लेकर दिए बयान से उभर रहे हैं। गौरतलब है कि 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड बीजेपी की त्रिवेंद्र रावत सरकार में बनाया गया था। इसके तहत
यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम सहित 51 मंदिरों का प्रबंधन शामिल किया गया। देवस्थानम बोर्ड को लेकर शुरू से ही तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज इसका विरोध करता रहा है। तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनते ही देवस्थानम बोर्ड को बने रहना है या नहीं बने रहने पर पुनर्विचार करने की बात कही थी, लेकिन मंत्री सतपाल महाराज का देवस्थानम बोर्ड को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले बयान आए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं होने के मामले में भी बोर्ड को क्लीन चिट दे दी थी। तो सारी व्यवस्था बनाने के लिए और लोगों को जो आराम से यात्रा हो सके, उनकी सफाई से यात्रा हो सके, तो इसके लिए सुनिश्चित करने के लिए देवस्थानम बोर्ड बनाया गया है। पहले भी आपको पता है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ मंदिर समिति थी। ये दोनों बड़े मंदिर जो हैं इसके अधीन थे, सारी व्यवस्थाएं चलती थी, केवल उन्हीं का विस्तार किया गया है। जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक अभी भी कह रहे हैं कि किसी भी कानून में बदलाव की गुंजाइश होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब किसी कानून को बनाते हैं तो कानून में हमेशा एक गुंजाइश रहती है कि हम जन भावनाओं के अनुरूप उसमें संशोधन करें, उसकी व्यवस्था में संशोधन करें। और ये लोकतंत्र में कोई हार्ड फास्ट नहीं होता कि हमने एक बार कानून बनाया वही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो आप देखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में आवश्यकता पड़ी, संविधान में संशोधन भी हुए, कई बार, अनेक बार हुए। राज्यों में कानून बनते हैं, फिर संशोधन भी होते हैं। तो इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। उधर महाराज के बयान को लेकर तीर्थ पुरोहित समाज ने महाराज का विरोध करते हुए न केवल प्रदर्शन किया बल्कि उनका पुतला भी जलाया, क्योंकि तीर्थ पुरोहित लगातार देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की पैरवी करते रहे हैं। 27 नवंबर 2019 से पूर्व की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को लागू कर दिया जाए। इन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हरिद्वार में मीटिंग में कि 6 मंदिरों को 51 मंदिरों से मुक्त कर दिया जाएंगे। तो 6 मंदिर मुक्त कर दिया जाए और जो परंपरा चली आ रही, जो अनादिकाल से जो परंपरा चले, सनातन धर्म की जो पुरानी परंपरा चले, उस परंपरा के अनुसार जो है ये जो है इसका देवस्थान बोर्ड को जो है भंग कर दें और जो पुरानी परंपरा है कोई लागू कर दिया जाए। वहीं विपक्ष ने सतपाल महाराज के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो बोर्ड को भंग कर देगी। देवस्थानम श्राइन बोर्ड का विधेयक जब विधानसभा में आया था, कांग्रेस ने उस समय भी उसका पुरजोर विरोध किया था। और जब तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे थे, हमने उस समय उनके आंदोलनों में शरीक होते हुए उनको आश्वासन दिया है कि 2022 में जब कांग्रेस की हुकूमत आएगी तो हम देवस्थानम श्राइन बोर्ड को भंग करने का काम करेंगे। बहरहाल जहां एक तरफ देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ शहर शहर आग भड़की है, वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी लगातार जारी है, जो फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही। ऐसे में हर किसी की निगाहें सिर्फ इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है, और वो सवाल है कि देवस्थानम बोर्ड का भविष्य क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो जितेंद्र प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में भी मंथन का दौर शुरू हो गया है। वहीं इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय का कहना है कि जितेंद्र प्रसाद का परिवार कांग्रेस से ताल्लुक रखता है और उनके पिताजी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता क्यों ली, इस पर उनसे जानकारी ली जाएगी। देखिए, अब जब उनसे बातचीत होगी, अब हम लोगों को तो सबसे पारिवारिक ही संबंध है। जब बातचीत होगी सुमित के साथ, तो ज़्यादातर पढ़े हुए हैं लोग, यहीं नैनीताल में पढ़े, नैनीताल में उनका घर भी है। तो अब ये क्या कारण है, कोई व्यक्तिगत मनमुटाव है या उन्हें निराशा हो गई है, पता नहीं। क्योंकि वो बहुत कांग्रेस के जड़ के नेता थे, उनका पूरा परिवार। उनके पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, तो इसलिए कहा नहीं जा सकता, पूछने पर पता चलेगा। तो वहीं देहरादून के मालदेवता इलाके में आई आपदा के बाद अफसरों से लेकर मंत्रियों ने प्रभावित इलाके में पहुंचना शुरू कर दिया है। सबसे पहले मौके पर आज पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ आए अफसरों को लोगों के विरोध से दो चार होना पड़ा। ग्रामीणों ने अफसरों और सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं, जबकि मंत्री गणेश जोशी ने भी इलाके में आई आपदा के पीछे अफसरों की लापरवाही को जिम्मेदार माना है। के बाद ही हुआ ये, जैसे ही बारिश शुरू हुई वैसे ये मलबा यहाँ पे चल पड़ा, क्योंकि जो ये PMJSY की रोड बन रही है, इसमें जो ठेकेदार था उसने डंपिंग का कोई हिसाब किताब नहीं रखा इसमें, और वो मलबा पहली बारिश में नीचे आ गया, जिससे
ग्रामीणों की जो खेती थी, अदरक की खेती थी, धनिया की खेती थी, वो सारी दब गई। और ये जो मुख्य मार्ग है हमारा धनौल्टी वाला है, क्यारा है, इससे ऊपर हमारी कम से कम 17-18 ग्राम पंचायतें पड़ती हैं। वहाँ से जो सब्जियाँ आती हैं, पीछे आप जाओगे तो सारी सब्जियाँ उन गाड़ियों में सड़ रही हैं क्योंकि आगे जाने का कोई रास्ता है नहीं। लेकिन जो यहाँ पर आने के लोगों से जानकारी दी है, तो जानकारी में आया है कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से, क्योंकि जेई मौके पर नहीं आता था, अधिकारी मौके पर नहीं आते थे और ठेकेदार मनमाना काम कर रहा था, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी घटना यहाँ पर घट गई है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा, जिसकी वजह से उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो यहाँ पर आने के लोग रुड़की में बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय अरोड़ा ने वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए कैंप लगाया है। संजय अरोड़ा का कहना है कि उन्होंने अपनों को खोया है, जिसकी वजह से वो अपनों को खोने का दर्द जानते हैं, इसलिए वो घर घर जाकर लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए जागरूक कर टीका लगवाने के लिए जोर दे रहे हैं। प्रशासन है, जिला प्रशासन है, जो हमारा भद्रकाली चेक पोस्ट है, ये मुख्य द्वार है टिहरी का, और सभी लोग यहाँ से हमारे पहाड़ में जाते हैं। जो भी प्रवासी अदर स्टेट से आ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, वो अपनी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं, उसके बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। और जो हमारे लोकल आसपास के ज़िलों से यहाँ पर हमारे टिहरी डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर रहे हैं, उनको बिना रैपिड एंटीजन टेस्ट के एंट्री नहीं दी जा रही है। और चाहे कोई कहीं से भी लोकल या एक दिन के लिए भी कहीं पे जा रहा है, तो बिना रैपिड टेस्ट के वो ज़िले में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। तो टिहरी प्रशासन है, जिला रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली स्थित फायर ब्रिगेड स्टेशन का DIG मुख्तार मोहसिन ने निरीक्षण किया है और हरिद्वार जिले के सभी फायर स्टेशन प्रभारियों के साथ एक बैठक भी की है। इसके साथ ही आने वाले मानसून को लेकर फायर स्टेशन की कैसी तैयारियां हैं, इस बात की भी उन्होंने समीक्षा की। बता दें कि DIG ने फायर उपकरण के बारे में जानकारी लेते हुए बताया कि हमने रुड़की और भगवानपुर के फायर स्टेशन को एक नई गाड़ी दी है, जिससे फायर संसाधन और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और आपदा में हमारे विभाग की क्षमता में बढ़ोतरी भी हो जाएगी। फायर स्टेशन का आज मैंने निरीक्षण किया है और इसके साथ जनपद हरिद्वार के जितने भी फायर स्टेशन है और फायर यूनिट है, सबके प्रभारियों की यहाँ पर मैंने गोष्ठी ली है। इस इंस्पेक्शन और गोष्ठी का उद्देश्य यही है कि जो फायर सीज़न है उसमें क्या हम लोगों ने अभी तक किया है और क्या अभी काम किया जाना शेष है। और इसके अलावा मानसून सीज़न भी अब आने वाला है, तो मानसून सीज़न में जो आपदा की स्थिति है उससे निपटने के लिए फायर स्टेशन कहाँ तक। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।